हेलो गाइस, वेलकम टू फार्मा सायरा क्लासेस। गाइस, आज की हमारी टॉपिक क्या है? न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। मतलब क्या होता है? यानी कि जो न्यूरॉन्स है और जो मसल्स है, उन दोनों के जंक्शन पे, जहाँ पे एक नर्व मसल से जुड़ रहा है और जुड़ने के बाद मैसेज ट्रांसफ़र कर रहा है और अपनी एक्टिविटी शो कर रहा है, उसे ब्लॉक करने वाले एजेंट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से ड्रग है, वो क्या होता है, उसी के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि किस तरह से ड्रग नर्व और मसल्स के बीच के जो मैसेज ट्रांसफ़र हो रही है, जो एक्टिविटी हो रही है, उसे ब्लॉक करना है। ओके गाइज, हम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में एनएमबीए के नाम से भी जानते हैं। एनएमबीए मतलब कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। और आपको एक और बात ये बता दूं कि ये जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है, ये कोलिनर्जिक नर्व पे काम करता है। कोलिनर्जिक नर्व मतलब जो एसिटिल कोलिन को रिलीज करने वाले न्यूरॉन्स होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं गाइस? कोलिनर्जिक नर्व बोलते हैं। यानी कि जो एसिटिल कोलिन रिलीज होके मसल्स में जाके अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है, उसी को ब्लॉक कर देगा। ओके गाइस, जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है, ये क्या करेगा? एसिटिल कोलिन के जो फंक्शन है उसी को रोकेगा, उसी को ब्लॉक कर देगा रिसेप्टर से बाइंड करके। अब हम ये देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को। तो स्टार्ट करते हैं। दे ब्लॉक कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन बिटवीन द मोटर नर्व एंडिंग एंड द निकोटिनिक रिसेप्टर ऑन द स्केलेटल मसल्स। कोलिनर्जिक न्यूरॉन से जो स्टिलकोलिन रिलीज हो रही है, उसी को ब्लॉक करने का काम करेगा। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, ब्लॉक कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन। जो स्टिलकोलिन का ट्रांसमिशन हो रहा है मसल्स में, उसी को ब्लॉक करेगा। कहाँ ब्लॉक करेगा? मोटर नर्व एंडिंग। अब ये मोटर नर्व एंडिंग क्या होता है गाइस? मोटर से ही पता चल रहा है, ये चलाने का काम करेगा। आप देखिए, जहाँ भी मोटर होता है, जैसे चाहे वो फैन हो या फिर पंपिंग सेट हो, समरसीबल हो, व्हीकल्स हो, कोई बाइक हो, जहाँ भी मोटर होगा वो क्या करते हैं? चलाता है। तो ये क्या है? मोटर नर्व। यानी कि ये भी क्या करेगा? मैसेज को चलाएगा। जो भी मैसेज ब्रेन से ले करके मसल्स के पास या अदर ऑर्गन के पास पहुंचाता है, उस नर्व को हम क्या बोलते हैं? मोटर नर्व। ओके, तो ये मोटर नर्व की एंडिंग से जो स्टील कोलिन रिलीज हो रही है मसल्स में, उसी को क्या करेगा? ब्लॉक कर देता है ये एनएमबीए एजेंट, यानी कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। और ये कहाँ पे बाइंड करता है? निकोटिनिक रिसेप्टर। गाइज, मैं जब आपको कोलिनर्जिक ड्रग पढ़ा रहा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए। वहाँ पे मैंने रिसेप्टर के बारे में बताया था कि ऐसे कौन कौन से रिसेप्टर हैं जो कोलिनर्जिक एक्टिविटी को शो करते हैं। ये एनएमबीए पूरी तरह से कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स और एसिटिल कोलिन पर डिपेंड है। अगर आप उसे समझ जाते हैं तो ये बिल्कुल आपको इजी लगेगा। ओके गाइज, तो ये क्या करता है? तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जो रिसेप्टर होते हैं दो प्रकार के होते हैं। मस्करैनिक रिसेप्टर था और एक क्या था? एक क्या था? निकोटिनिक रिसेप्टर था। ओके गाइज, तो ये किस पे बाइंड कर रहा है? निकोटिनिक रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा है। देखिए किस पे बाइंड कर रहा है? निकोटिनिक रिसेप्टर से बाइंड करेगा। कहाँ पे? स्केलेटल मसल्स पे। ओके, तो हम सिंपल सा ये कह लें कि ऐसे ड्रग जो क्या करते हैं, एसिटिल कोलिन के रिलीज को स्केलेटल मसल्स पर पाए जाने वाले निकोटिनिक रिसेप्टर से बाइंड करके उसे रोक देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। या फिर हम सिंपल सा ये बोले कि ऐसे ड्रग या ऐसे एजेंट जो निकोटिनिक रिसेप्टर से बाइंड करके स्केलेटल मसल्स पर एसिटिल कोलिन की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। ओके गाइस, डायग्राम में देखिए, ये क्या है? मोटर नर्व एंडिंग है और ये क्या है? एसिटिल कोलिन इस एंडिंग से रिलीज हो रहा है और निकोटिनिक रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है स्केलेटल मसल्स पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है? ये देखिए जो एरो बना है, ये क्या आ रहा है? साइड एक्शन ऑफ द न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। यानी कि जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है, वो आके इस रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है और बाइंड करके क्या कर रहा है? जो ये एसिटिल कोलिन है, इसके फंक्शन को इस मसल्स पे क्या कर रहा है? ब्लॉक कर दे रहा है, रोक दे रहा है। तो ये जो मोटर नर्व एंडिंग से एसिटिल कोलिन रिलीज होकर निकोटिनिक रिसेप्टर से बाइंड करके अपनी एक्टिविटी को शो कर रहा है, उसी को ब्लॉक कर रहा है ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। समझ में आया गाइस? ठीक है, तो आगे देखते हैं। दे पॉसेसेस सम केमिकल
सिमिलरिटी टू एस्टाइलकोलिन। मैंने बताया कि पूरी तरह से किस पे डिपेंड है, कोलिनर्जिक नर्व पे, यानी कि जो एस्टिलकोलिन रिलीज हो रहा है उसी पे डिपेंड होगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो एस्टिलकोलिन होती है उसी के समान इसका भी केमिकल स्ट्रक्चर होता है। इसलिए जब ये जाके रिसेप्टर से बाइंड करता है तो वह रिसेप्टर कन्फ्यूज हो जाता है कि मुझसे एस्टिलकोलिन बाइंड कर रहा है या फिर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। अभी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट जाके यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में इस एस्टिलकोलिन की जगह पे आके बाइंड कर जा रहा है। जब ये रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा तो यहाँ पे एस्टिलकोलिन क्या बाइंड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। जब नहीं कर पाएगा तो अपने एक्टिविटी को शो नहीं कर पाएगा और ये जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है यहाँ का क्या करेगा, इस रिसेप्टर की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा। जब ब्लॉक कर देगा तो क्या होगा, अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है गाइज, मैं आपको बता दूं ये जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है ये बहुत ही पुराने समय से यूज़ किया जा रहा है। जब पहले लोग शिकार किया करते थे ना तब इसका प्रयोग करते थे किसी भी एनिमल को पैरालाइज करने के लिए, क्योंकि ये क्या करता है हमारे मसल से जाके जो एस्टिलकोलिन के एक्टिविटी को रोक देता है। फिर क्या पूरी मसल्स काम करना बंद कर देती है, जैसी बॉडी है वैसे पड़े रह जाती है। ठीक है गाइज, तो जो शिकारी लोग होते थे वो जानवरों को बेहोश करने के लिए, उसे पैरालाइज्ड करने के लिए इस ड्रग का प्रयोग करते थे। इसका उपयोग एक प्लांट के द्वारा करते थे जिसका नाम था क्यूरेरी प्लांट। उसी से बना है डी ट्यूबोक्यूरेरिन नामक ड्रग, जो आज हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, माइनर सर्जरी में यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको बेहोश करने में या भी किसी एनिमल को पकड़ने में, एक्सपेरिमेंट में हम इस ड्रग का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, डी ट्यूबोक्यूरेरिन। ये डी ट्यूबोक्यूरेरिन एक क्यूरेरी नाम का एक प्लांट होता है, उसी प्लांट से इस ड्रग को प्राप्त करते थे। तो पहले के लोगों को नहीं पता था कि क्या होता था, बस वो उस प्लांट्स का लीफ से और फ्लावर वगैरह से इस एक्सट्रैक्ट को निकालते थे और उसे अपने एरो पे लगाते थे और जानवरों पर क्या करते थे, हमला कर देते थे, और जिससे जानवर क्या हो जाते थे, पैरालाइज हो जाते थे। जब पैरालाइज हो जाते थे उनकी शिकार करना, उन्हें पकड़ना मारना बहुत आसान हो जाता था। तो इस ड्रग का प्रयोग उस बहुत ही प्राचीन समय से होता आ रहा है। अब इसका प्रयोग हम ह्यूमन स्पीसीज़ के लिए भी कर रहे हैं, माइनर सर्जरी वगैरह, ट्रीटमेंट, ब्रांकोस्कोपी के लिए, टेस्टिंग के लिए। ठीक है गाइस, अब आगे देखते हैं कि कितने टाइप का होता है। गाइस हम देखते हैं कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट कितने टाइप का होता है। तो ये दो टाइप का होता है, एक क्या होता है एंटागोनिस्ट टाइप का होता है और एक एगोनिस्ट टाइप का होता है। अब ये क्या होता है गाइस, ये देखते हैं कि जो नॉन डीपोलराइजिंग टाइप का होता है ये क्या करता है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, एंटागोनिस्ट बोल रहे हैं। या यह क्या करेगा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, नॉन नॉन डीपोलराइजिंग, यानी कि अगर कोई सेल पोलराइज कंडीशन में है नर्व सेल तो उसे क्या होगा, वो डीपोलराइज नहीं होने देगा। और मैंने अपने एक अलग से वीडियो बनाया है इस नर्व के बारे में, किस तरह से पोलराइजेशन हो रहा है, किस तरह से डीपोलराइज हो रहा है, आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कौन सा फंक्शन किस तरह से हो रहा है, किस तरह से इम्पल्स कंडक्ट हो रहा है, किस तरह से पोलराइज और डीपोलराइज हो रहा है। तो मैं आपको सिंपली यहाँ पे बता दूँ, जब भी कोई सेल पोलराइज्ड कंडीशन में होती है तभी वो स्टिमुलस को रिसीव करती है, और जब वो डीपोलराइज होती है तब मैसेज क्या होता है, स्टिमुलस या इम्पल्स आगे की ओर बढ़ता है। अब ये क्या कर रहा है, नॉन डीपोलराइज, यानी कि सेल पोलराइज्ड है, स्टिमुलस तो ले ली लेकिन उसे डीपोलराइज्ड नहीं होने दे रहा है। जब डीपोलराइज्ड नहीं होगा तो जो नर्व से जो सूचना है, मैसेज है, वो मसल्स में नहीं जा पाएगा। जब मसल्स में नहीं जा पाएगा तो मसल्स अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगी। उसे रिलैक्स होना है, कॉन्स्ट्रिक्ट होना है, हिलना है, डुलना है, चलना है, फिरना है, आपके हाथ पैर में जो भी मसल्स है सब क्या है, स्केलेटल मसल्स। तो आप न चल पाएंगे, न फिर पाएंगे, न हिल डुल पाएंगे, क्योंकि सेल क्या डीपोलराइज नहीं हुई। अब ब्रेन से मैसेज आगे पहुंच ही नहीं पाया। जब डीपोलराइज्ड होगी तभी तो मैसेज आगे बढ़ेगी, जब डीपोलराइज्ड ही नहीं हुआ तो मैसेज आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो ये किस तरह से काम कर रहा है, एंटागोनिस्ट, यानी कि नॉन डीपोलराइजिंग तरीके से, ये हो गया। दूसरा क्या होता है, एगोनिस्ट होता है। अब एगोनिस्ट टाइप का क्या होता है, इसे देखते हैं, डीपोलराइजिंग टाइप का होता है। अब ये डीपोलराइजिंग टाइप मतलब क्या होता है, मतलब कि जो सेल है वो डीपोलराइजिंग टाइप, यानी कि अगर वो डीपोलराइज्ड हो गई है तो उसे पोलराइज नहीं होने देगी। ओके गाइस, मैंने क्या बताया कि जब भी कोई नर्व सेल है वो पोलराइज्ड कंडीशन में आती है तभी स्टिमुलस लेगी। अब सेल क्या हो गई, डीपोलराइज्ड हो गई। अब उसे दोबारा से मैसेज लेने के लिए पोलराइज्ड कंडीशन में आना होगा, जब तक वो पोलराइज्ड नहीं होगी मैसेज नहीं लेगी। अब यहाँ क्या है, डीपोलराइज्ड ही है,
पोलराइज नहीं करने दे रहा है। जब तक पोलराइज नहीं होगी मैसेज नहीं लगी, यानी कि आप जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में आपकी बॉडी रह जाएगी। अगर आपका हाथ टेढ़ा रह गया तो टेढ़ा ही रह जाएगा, सीधा नहीं होगा ऐसे कंडीशन, ठीक है। ये क्या हो गया, डीपोलराइजिंग टाइप। तो दो प्रकार का हो गया, एक एंटागोनिस्ट नॉन डीपोलराइजिंग, और दूसरा क्या होगा, एगोनिस्ट। यानी कि अगर पोलराइज्ड है तो पोलराइज्ड ही रह जाएगी, और डीपोलराइज्ड है तो डीपोलराइज्ड ही रह जाएगी। ओके गाइस, ये दो टाइप हो गए। अब इसी के आधार पे हम देखते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो इतनी बात समझ में आई गाइस, तो आगे देखते हैं। तो गाइज हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। अब न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट का क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो इसे 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। पेरिफेरल एक्टिंग होता है, सेंट्रल एक्टिंग होता है, डायरेक्ट एक्टिंग होता है। पेरिफेरल एक्टिंग क्या होता है गाइज, पेरिफेरल में 2 नर्व सिस्टम आते हैं मेनली। क्या क्या आता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है। जहाँ भी पेरिफेरल आए आप जान जाओ सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की बात कर रहा है। सेंट्रल एक्टिव मतलब या तो ब्रेन पे काम करेगा, स्पाइनल कार्ड। अब मेनली यहाँ पे पढ़ेंगे ब्रेन पे कैसे एक्ट करता है। डायरेक्ट एक्टिंग मतलब ये सीधा जो मसल्स और नर्व का जंक्शन है जहाँ पे जुड़ रहे हैं वहाँ पे जाके डायरेक्टली काम करेगा। तो गाइस जो पेरिफेरल होते हैं उसे 2 पार्ट में बांटा गया, एक नॉन डीपोलाइजिंग ब्लॉकर को, एक डीपोलाइजिंग ब्लॉकर को। अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया ये दोनों क्या होते हैं। अगर आपको ये कैटेगरी वाइज पूरा नहीं याद हो रहा है तो आप सिंपली आप पेरिफेरल, सेंट्रली और डायरेक्ट एक्टिंग के नाम से याद कर सकते हैं, और इसमें जो जो ड्रग आता है उसे इंक्लूड कर दीजिए। और अगर आप पूरा का पूरा कैटेगरी वाइज लिख पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लिख पा रहे हो तो आप ऐसे तीनों पॉइंट को लिख करके आप सारे ड्रग को मेंशन कर देंगे, वो राइट हो जाएगा। ओके गाइज, तो देखते हैं इसमें कौन कौन से ड्रग आते हैं। तो पेरिफेरल एक्टिंग में है नॉन डीपोलाइजिंग ब्लॉकर। अब इसमें कौन कौन से ड्रग आते हैं, इसमें आता है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट। तो इस एंटागोनिस्ट में क्या क्या आता है, टिवोकुरेरिन। गाइस ये टिवोकुरेरिन बहुत ही पुराना ड्रग है और बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह में देखने को मिल सकता है, आप इसे ध्यान रखिएगा। टिवोकुरेरिन ये किस किस प्लांट से मिलता है, क्यूरेरी प्लांट। कौन सा प्लांट होता है, क्यूरेरी नामक प्लांट से डी टिवोकुरेरिन मिलता है, ठीक है। इसका पूरा नाम डी टिवोकुरेरिन है, ठीक है। और अगला ड्रग क्या होता है, इट्राक्यूरेनियम होता है, मीवा क्यूरियम होता है, ठीक, पेन क्यूरेनियम होता है एंड अदर होते हैं। तो पेरिफेरली एक्टिंग में नॉन डिपोलाइजिंग ब्लॉकर होता है, इसमें टिवोकुरेनिन आता है, इट्राक्यूरेनियम आता है, मीवा क्यूरियम आता है, और क्या पेन क्यूरेनियम होता है, ठीक है, पेन क्यूरेनियम। इस ड्रग का नाम याद रखिएगा आप, इसमें डी टिवोकुरेरिन और पेन क्यूरेनियम पे ज़्यादा फोकस करिएगा, ये दोनों ड्रग, ठीक है। और डीपोलराइजिंग ब्लॉकर ये क्या होते हैं गाइस, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। जो नॉन डीपोलराइजिंग था क्या था, एंटागोनिस्ट। अब कोलिनर्जिक नर्व से रिलेटेड है, उसी के इम्पल्स कंडक्शन को रोक रहा है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, तो इसीलिए यहाँ पे कोलिनर्जिक लिखा हुआ है। इसे देख के आप कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है गाइस। और ये क्या है, डीपोलराइजिंग ब्लॉकर कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। इसमें कौन सी ड्रग आती है, सक्सिनी कोलिन। कौन सी ड्रग आती है गाइस, सक्सिनी कोलिन नाम की ड्रग आती है, ठीक है। तो आप इन सारे ड्रग को ध्यान में रखिएगा। अगर आप ये नहीं ध्यान रख पाते तो आप पेरिफेरल एक्टिव सीधा लिखिए और उसमें डाल दीजिए टिवोकुरेरिन, एट्राक्यूरियम, मीवाक्यूरियम, पेनक्यूरेनियम और सक्सिनिकोलिन, सही हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या होता है, सेंट्रल एक्टिंग। इसमें क्या क्या आता है गाइज, स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट। यानी कि जो सेंट्रल एक्टिंग है उसे हम स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट के नाम से भी जानते हैं, या फिर हम ये कह लें कि जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है हम उसे स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट ये दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप इस बात को याद रखिएगा, अगर स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट बोल रहा है या फिर ये बोल रहा है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, तो दोनों एक ही है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से ड्रग आते हैं, डाइजीपाम और बैक्लोफेन, जो बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी के मेडिसिन होते हैं, सारे इसमें आप लिख सकते हैं। उसमें मेनली कौन से आते हैं, डाइजीपाम और बैक्लोफेन बहुत ज़्यादा यूज होते हैं सेंट्रल एक्टिंग में, ठीक है। डायरेक्ट एक्ट में क्या आता है, स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट जो होता है डायरेक्ट के लिए, वो क्या होता है, डेंट्रोलिन। कौन सी ड्रग है गाइस, डेंट्रोलिन नाम की ड्रग है जो इसमें डायरेक्टली यूज होता है, ठीक। तो पेरिफेरल एक्टिंग हमने देखा, इसमें कौन कौन से थे, नॉन डिपोलाइजिंग ब्लॉकर और डिपोलाइजिंग ब्लॉकर। इसमें टिवोक्यूरेरिन था, एट्राक्यूरेनियम था, मीवा क्यूरियम था, पेन क्यूरेनियम था, ठीक है। और डीपोलाइजिंग ब्लॉकर में सक्सिनिकोलिन, और सेंट्रली एक्टिव में क्या, डाइजीपाम और बैक्लोफेन। और डायरेक्ट एक्टिव में क्या था, डेंट्रोलिन। तो ये रहा आपका न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट का क्लासिफिकेशन गाइज। इन सारे ड्रग को आप याद रखिए, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है।
गाइज हमारा ये है गाइज, ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ने वाले हम। तो हम ये देखते हैं कि जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है हमारे बॉडी के किस किस पार्ट को, किस किस ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है। तो पहले हम देखते हैं सीवीएस, यानी कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इस पे किस तरीके से इफेक्ट डाल रहा है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। तो गाइस सीबीएस में क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, डिक्रीज बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर को घटाने का काम कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, डिक्रीज कॉन्ट्रैक्शन फोर्स, यानी हार्ट का जो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन फोर्स है उसे घटाने का काम कर रहा है। ठीक है गाइस, तो ये ब्लड ब्लड प्रेशर को घटा रहा है और कॉन्स्ट्रिक्शन फोर्स को घटाने का काम कर रहा है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट डाल रहा है, ब्रांको स्पास्म, यानी कि जो ब्रांक्यूल्स है उसमें क्या स्पास्म क्रिएट कर रहा है। स्पास्म मतलब क्या होता है, अक्कड़न जैसा। ठीक है, बहुत ही स्ट्रिक्ट कर देगा। और क्या, इंक्रीज रेस्पिरेटरी सिक्रीशन, यानी कि जो रेस्पिरेटरी सिक्रीशन है, म्यूकस वगैरह कफ, ये सब क्या कर रहा है, उसके सिक्रीशन को बढ़ा रहा है। स्केलेटल मसल्स पे क्या इफेक्ट डाल रहा है, प्रोड्यूस मसल्स वीकनेस, यानी मसल्स वीक हो जाएगी। अब जाहिर सी बात है कि आप इसका यूज़ किसके लिए करते हो, मसल्स को वीक करने के लिए ही। जब एसिटिल कोलिन एक्शन अपना नहीं करेगा तो मसल्स क्या होगी, वीक हो जाएगी, काम करना बंद कर देगी। अब फ्लैसिड पैरालिसिस, फ्लैसिड पैरालिसिस मतलब वही पैरालाइज, पूरी बॉडी काम नहीं करेगी, हिलना डुलना आप अगर इस ड्रग को लेने के बाद बिल्कुल हिल डुल नहीं पाएंगे। जब जानवरों को शिकार किया जाता था तो इसीलिए जब ये तीर से मारते थे उनके शरीर में ये पूरा ड्रग फैल जाता था। फैलने के बाद उनका हिलना डुलना चलना फिरना सब बंद हो जाता था, तो उन्हें मारना शिकार करना उन्हें खाना आसान हो जाता था। ठीक है, और ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पर क्या इफेक्ट डालता है, बाइंड्स विथ कोलिनर्जिक निकोटिनिक रिसेप्टर, यानी कि जो मैंने बताया निकोटिनिक रिसेप्टर से बाइंड करता है। ठीक है, और क्या, ब्लॉक गैंग्लियंस, यानी कि निकोटिनिक रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद गैंग्लियंस को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। अब ये गैंग्लिया क्या होता है गाइस, जहाँ भी गैंग्लियन वर्ड आए आप ये समझ जाओ इस साइटोन की बात कर रहा है। साइटोन या सेल बॉडी जो नर्वस सिस्टम का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, जब ये ग्रुप के फॉर्म में आ जाते हैं तो उसी को हम बोलते हैं गैंग्लियंस, यानी कि साइटोन या सेल बॉडी के ग्रुप को हम गैंग्लियन बोलते हैं। कहाँ पे बोलेंगे गैंग्लियन, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में, या सिंपैथेटिक में, या फिर पैरासिम्पैथेटिक में। अगर ब्रेन है तो उसी के अंदर हम जो साइटोन या सेल बॉडी का ग्रुप है उसे बोलेंगे न्यूक्लियाई। लेकिन यहाँ पे क्या है गाइस, गैंग्लियन है। गैंग्लियन है मतलब ये पेरीफेरल नर्वस सिस्टम की बात कर रहा है, और किसकी बात कर रहा है, ग्रुप ऑफ साइटोन या सेल बॉडी। ठीक है, दोनों एक ही नाम है, साइटोन या सेल बॉडी। और ये क्या कर रहा है, इंक्रीज हिस्टामिन रिलीज काजेज हाइपोटेंशन, यानी कि जो हिस्टामिन है हमारी बॉडी में उसके रिलीज को बढ़ा देता है। जब हिस्टामिन बहुत ज़्यादा सीक्रेट होता है तो क्या होता है, हाइपोटेंशन हो जाता है। हाइपोटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा तो क्या होगा, हाइपोटेंशन होगा। और ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हाइपरटेंशन होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइपोटेंशन हो रहा है, किसकी वजह से, हिस्टामिन रिलीज होने की वजह से। ठीक है, तो आपने देखा सीबीएस पे इफेक्ट डाल रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, स्केलेटल मसल्स पे, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, और हिस्टामिन रिलीज को बढ़ा रहा है। ठीक, अब हम देखते हैं गाइस हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ये रहा आपका फार्माकोलॉजिकल एक्शन, समझ में आया होगा आपको। गाइस हम देखते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट का इंडिकेशन क्या क्या होता है, हम कहाँ कहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। इंडिकेशन मतलब यूज या थेरेप्यूटिक यूज, आप कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तो इसका इंडिकेशन कहाँ कहाँ पे होता है, तो ये क्या करता है, रिडक्शन ऑफ मसल स्टोन इन द टिटेनस और इपिलेप्सी। जब किसी पेशेंट को टिटेनस या इपिलेप्सी हुआ है तो आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी वाइब्रेट करने लगती है, और क्या करता है, इतना तेज़ वाइब्रेशन या झटके आने लगते हैं, वो रुकता नहीं। तो इस ड्रग का हम प्रयोग करते हैं उसे शांत करने के लिए, काम डाउन करने के लिए। ओके गाइस, और किसमें करते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेशन। अभी मैकेनिकल वेंटिलेशन क्या होता है गाइज, आपने पेशेंट को देखा होगा बहुत ज़्यादा सर्वाइव करने के लिए वेंटिलेटर पे डाल देते हैं, ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगा होता है आईसीयू कंडीशन में। तो वहाँ पे हम उस पेशेंट को ड्रग देते हैं ताकि वो वेंटिलेटर पर ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव रह सके। ठीक है, अगला क्या होता है, ट्रैकियल इंट्यूबेशन। अब ये ट्रैकियल इंट्यूबेशन क्या होता है, जब कोई पेशेंट को सांस लेने में समस्या होती है, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया है या फिर कोमा कंडीशन में ऐसे है, तो वहाँ पे हम एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक ट्यूब लाइक पाइप होता है जिसे हम नोज के थ्रू या फिर माउथ के थ्रू ट्रैकिया में इंसर्ट करते हैं, डालते हैं, जिसके थ्रू ऑक्सीजन सप्लाई होता है लंग्स तक। ठीक है,
तो ट्रैकियल इंटुबेशन के दौरान हम इस ड्रग का प्रयोग करते हैं। ठीक है गाइज। अगला क्या होता है एमआरआई। एमआरआई का फुल नेम क्या होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई एक मशीन होती है जिसके थ्रू हम पूरी बॉडी की स्कैनिंग प्रोसेस करते हैं या बॉडी की किसी स्पेसिफिक पार्ट की या किसी ऑर्गन की, ठीक है, ब्रेन की, किसी भी, हम उससे क्या करते हैं स्कैनिंग करने का काम करते हैं। ठीक है, जानकारी लेते हैं कि अब अंदरूनी भाग में या उसके स्ट्रक्चर में या कोई उसके किस तरह की डिसीज प्रॉब्लम है। ठीक, तो ये एमआरआई मशीन है वो चलती रहती है, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत ज़्यादा जनरेट होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट बेचैन हो सकता है, कंफ्यूज हो सकता है, डर सकता है, एंजाइटी हो सकती है उसे। ठीक, तो उसी को कंट्रोल करने के लिए हम ये ड्रग देते हैं ताकि पेशेंट के अंदर ऐसी एक्टिविटी ना हो। अब ब्रांकोस्कोपी। अब ब्रांकोस्कोपी क्या होता है जो ब्रांक्यूल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है या फिर किस तरह से एयर का सप्लाई हो रहा है हमारे लंग्स में उसको देखने के लिए हम ब्रांकोस्कोप इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। उसी को हम बोलते हैं ब्रांकोस्कोपी। ब्रांकोस्कोपी किससे करते हैं ब्रांकोस्कोप से, इंस्ट्रूमेंट का नाम है। ठीक है, ये हमारे नोज या माउथ के थ्रू इंसर्ट किया जाता है और फिर बाहर से हम उसे ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं पूरे अंदर के पार्ट को। ठीक है गाइस, तो उसी को हम बोलते हैं ब्रांकोस्कोपी। तो यहाँ पे भी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट का प्रयोग किया जाता है। अब डोज देखते हैं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स को लिखा है जैसे टिवोकुरेरिन। टिवोकुरेरिन का कितना डोज देंगे 0.5 mg पर केजी। कैसे देंगे आईवी रूट से। ठीक, अगर 1 केजी के हिसाब से देखें तो कितना mg लेंगे 0.5। अगर 10 केजी का पर्सन है तो कितना हो जाएगा 5 mg। तो इस हिसाब से हम काउंट करके उसे इस डोज को देते हैं। पैनक्यूरेनियम, पैनक्यूरेनियम कितना देते हैं 0.1 mg पर केजी के हिसाब से। वेनक्यूरेनियम कितना देते हैं 0.1 mg पर केजी के हिसाब से। ये तीनों ड्रग हम आईवी रूट के थ्रू देते हैं। ओके गाइस, किस रूट से देते हैं आईवी रूट से। तो ये रहा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट का डोज। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गाइस हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रा इंडिकेशन। कौन कौन से कंट्रा इंडिकेशन होते हैं, यानी कि बॉडी में ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जहाँ पे हम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट का प्रयोग नहीं करते। कंट्रा इंडिकेशन मतलब होता है गाइस निषेध, मना। ऐसी कौन सी जगह पे इस ड्रग को मना ही की जाती है, रोका जाता है कि इस ड्रग का प्रयोग ना किया जाए। तो हाइपर सेंसिटिविटी है पहली। क्या है हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी अगर किसी पर्सन को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड या सेंसिटिव है किसी भी ड्रग को लेकर के, ठीक है, उसकी पूरी बॉडी, तो वहाँ पे हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। प्रेगनेंसी कंडीशन में इस ड्रग का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते। हार्ट डिसीज़ हुआ है उस पेशेंट को या पैरालिसिस है। अब ये ड्रग पैरालिसिस काज करती है। अगर किसी पेशेंट को पैरालिसिस की समस्या है इस ड्रग को दे देंगे तो और भी ज़्यादा समस्या हो जाएगी, इसलिए पैरालिसिस में नहीं करेंगे। रीनल डिसऑर्डर, किसी को किडनी से समस्या है या फिर लीवर से समस्या है, हिपैटिक डिसऑर्डर, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये सारी ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे हम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट का प्रयोग नहीं करते। अब इस ड्रग का प्रयोग बहुत ज़्यादा करने से या बार बार करने से, हमेशा करते रहने से कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट आते हैं हमारे बॉडी में ये देखते हैं। हाइपोटेंशन। अब ये ड्रग बीपी को कम कर रहा था, अब जब बहुत ज़्यादा ड्रग का प्रयोग करने लगेंगे तो क्या करता है हाइपोटेंशन साइड इफ़ेक्ट काज करते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ठीक, स्किन रैशेज, स्किन पे रेड रेड रैशेज आ जाते हैं, चकत्ते बढ़ जाते हैं। ठीक, इंक्रीज आई सिक्रीशन, आई सिक्रीशन से क्या होता है बढ़ने लगता है, ठीक है, बढ़ जाता है लाइक कीचड़ जैसा कुछ, या आंखों से सिक्रीशन होने लगता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। अब ये क्या कर रहा था ब्रांक्यूल्स को स्पास में कर रहा था। जब ब्रांक्यूल्स में कोई एक्टिविटी नहीं होगी, फंक्शन नहीं होगा, कॉन्स्ट्रक्शन रिलैक्सेशन नहीं होगा तो ये ब्रीदिंग पर इफेक्ट डालेगा, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होने लगेगी। तो ये रहे इसके साइड इफ़ेक्ट जिस जो इस ड्रग का प्रयोग बहुत ज़्यादा करने से होता है। तो गाइज़ ये सारे हमारे टॉपिक्स रहे जिसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है गाइज़, गाइज़ हमारी ये टॉपिक समाप्त होती है।